हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सुदीप कुमार श्रीवास्तव आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आता हूं। बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक लेकर के आता हूं और कोशिश करता हूं कि आप उसको अच्छे से पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट को तैयार करें, जिससे कि आप आने वाले समय में यूपीएससी जैसी परीक्षा को क्रैक करने में आपको बहुत ही आसानी हो और बहुत जल्दी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। कहा गया है, निगाहों में मंजिलें हैं, सामने कठिन रास्ते हैं। निगाहों में मंजिलें हैं, सामने कठिन रास्ते हैं, लेकिन मैं हर मुश्किल से उलझ गया और मैं सबसे आगे निकल गया। लेकिन मैं हर मुश्किल से उलझ गया और मैं सबसे आगे निकल गया। तो आपके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, आपके सामने बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको उनसे उलझना पड़ेगा। उनसे उलझते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और आप देखेंगे कि आप एक न एक दिन आगे निकल जाएंगे, सबसे आगे निकल जाएंगे। किसी ने यह भी कहा है कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए या मंजिल तक पाने के लिए। बहुत सारे भटकाव आएंगे लाइफ में, बहुत सारे लोग भटकाएंगे कि ये कर लो, वो कर लो, इसमें क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने संकल्प ठान लिया है कि हमको यूपीएससी क्रैक करना है, तो आपको कोई भी यूपीएससी क्रैक करने से रोक नहीं सकता। इसको आपको ध्यान में रखना। देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब उसे पूरा करने के लिए मेहनत न की जाए। आपने सपने तो देख लिए, लेकिन उसके लिए आपने मेहनत नहीं की। जिस मेहनत की रिक्वायरमेंट थी उतनी मेहनत अगर आपने नहीं की, तो आपका सपना सपना ही रह जाता है। ये सब क्यों होता है कि आप मेहनत नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर सपने होते हैं लेकिन आप उन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैंने बार बार कहता हूं कि इसके लिए हमको अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ता है, हमारी बॉडी को रेगुलेट करना पड़ता है, हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करना पड़ता है, हमारे अंदर की जो धमनियां और सिराएं हैं उनमें बहने वाले रक्त को हमको नियंत्रित करना पड़ता है। तब जाकर के हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसका नाम है ब्लड फिजियोलॉजी, यानी कि रक्त जो हमारे बॉडी में हमारी धमनी और सिराओं में बहता है वो क्या है, कैसे काम करता है। अगर हम ब्लड को जान लेंगे तो हम ये भी जान पाएंगे कि हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है। हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं उनको हर सेल तक पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो अंदर जाती है, वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड ही करता है। हमारे सेल्स में जो ऑक्सीजन के टूटने से, ग्लूकोज के टूटने से जो CO2 बनता है, वो CO2 एक टॉक्सिक केमिकल्स है, एक विषैली गैस है। अगर वो सेल के अंदर रहेगी, बॉडी के अंदर रहेगी, तो हमारी डेथ हो सकती है। उसको बाहर लाने का काम कौन करता है? लंग्स तक लाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो उससे अमोनिया बनता है, अमोनिया से यूरिया बनता है। यूरिया एक जहरीला पदार्थ है, उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालना होता है। तो ये लीवर से यूरिन बनाने की जो प्रोसेस होती है, किडनी तक ले जाने का काम कौन करता है? वो ब्लड करते हैं। ब्रेन में बना हुआ हार्मोन, थाइमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस बना हुआ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड बना हुआ हार्मोन, ये हमारे पूरी बॉडी में कैसे पहुंच जाता है? कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है। ब्लड का हमारे जीवन में बहुत रोल है, यानी कि अगर ब्लड ज्यादा किसी का बह जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। हमारा ब्रेन हो गया, हमारे लंग्स हो गए, हमारे हार्ट हो गया, हमारे लिवर हो गया, किडनी, जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करता है? ब्लड प्रोवाइड करता है, ब्लड के थ्रू जाता है। उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है? ब्लड करता है। वहां से जो टॉक्सिक केमिकल्स बनते हैं उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो अगर हम ब्लड को नहीं जानेंगे तो हम बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाएंगे। इस चीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बताना जा रहा हूं। जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता, तब तक तू लक्ष्य को भेद नहीं सकता। जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता, तब तक तू लक्ष्य को वेद नहीं सकता।
जब तुझे लक्ष्य नजर आने लगे तब तेरे लक्ष्य पर निशाने लगेंगे। तो पहले अगर हम अपने टारगेट को नहीं जानते हैं तो हम भेदेंगे किसको, हम कहां पे जाकर के अपना सर फोड़ेंगे। और जिस दिन हमको अपना टारगेट समझ में आ गया, हम उस टारगेट को पार कर लेंगे। इसी के साथ हम लोग आज शुरुआत करते हैं। ब्लड ब्लड एग्जैक्टली होता क्या है? सबने देखा होगा, आपने देखा होगा, लाल रंग का पदार्थ होता है, कहीं कट जाता है तो शरीर के बाहर निकल आता है। आप यही जानते हैं। किसी को खून की जरूरत पड़ती है, दूसरा व्यक्ति जाकर के खून डोनेट कर देता है। आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली ब्लड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो ब्लड एक स्पेशल टाइप का क्या है? टिश्यू है। जैसे हमारी बॉडी में सेल होते हैं, सेल से टिश्यू बनता है, लेकिन ये क्या है? टिश्यू क्या है? टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म यूनिफॉर्म फंक्शन एंड हैविंग सेम ओरिजिन। उनकी ओरिजिन सेम होती है, वो एक ही कार्य करते हैं, वो क्या कहते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। तो एग्जैक्टली ब्लड क्या है? वो हमारा टिश्यू ही है। और ये टिश्यू कैसा होता है? ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है और बहता है, तो इसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कह देते हैं। तो एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड क्या है, तो आप कहोगे ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जो हमारे जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो बीच वाली लेयर्स जो होती है मेसोडर्म, उससे हमारा ब्लड का निर्माण होता है। तो ब्लड हमारा क्या है? मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है और फ्लूइड होता है। अब ब्लड को हम साइंस क्या है? ब्लड की साइंस क्या है? ब्लड की स्टडी को, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज के अध्ययन को, उससे जुड़ी हुई जो डिसऑर्डर हैं, उन सब के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी। तो अगर पूछा कि ब्लड के स्टडी को क्या कहेंगे? ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज जो होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहेंगे? ब्लड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उसके स्टडी को क्या कहेंगे? तो इन सब के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी कहते हैं। हेमाटोलॉजी, हीम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लड, और लोगोस भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी को आपको याद रखना है। अब बात आती है कि ब्लड की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हम ब्लड को प्रॉपर्टी को समझना करें तो हम जानेंगे कि पहले हमको ब्लड कैसा दिखता है, उसका रंग कैसा होता है। तो सभी को पता है ब्राइट रेड होता है, किसमें? आर्टरीज में। आर्टरीज बेटा क्या होती हैं? आर्टरीज वो होती हैं जो ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में लेकर के जाती हैं। तो जो ब्लड पूरी बॉडी में जाता है उसमें ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन की वजह से वो ब्राइट रेड हो जाता है। और जो खून पूरी बॉडी से दोबारा हार्ट में आता है, तो जो बॉडी से हार्ट में लेकर के आता है जो ट्यूब, जो कैपिलरी या जो नली होती है, उसको हम लोग वेन्स कहते हैं। तो वेन्स में क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो वो डार्क रेड होता है। तो ब्राइट रेड मतलब चमकीला रेड, और डार्क मतलब गाढ़ा रेड होता है। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात है बॉडी में कितना ब्लड होता है। तो एक हेल्दी पर्सन की जो बॉडी होती है उसके वेट का 8% उसमें ब्लड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई 60 किलोग्राम का है तो उसमें ब्लड 5.6 लीटर होना चाहिए। अगर कोई 80 किलोग्राम का है तो उसमें 8% कितना हो गया? 6.4 किलोग्राम का होना चाहिए। अगर कोई 100 किलोग्राम का है तो उसमें 8 लीटर जो है वो ब्लड होना चाहिए। यानी कि जितनी उसकी बॉडी का वेट है उसके 8%, 7 से 8 कर सकते हैं, 7 से 8% उसकी बॉडी में ब्लड होना चाहिए उसकी टोटल बॉडी वेट का। पीएच वैल्यू की बात अगर की जाए तो ब्लड का जो पीएच क्या होता है? पीएच बेटा बताता है कि कोई भी केमिकल एसिडिक है या बेसिक है। तो ब्लड जो होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है क्योंकि उसका पीएच 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। एग्जैक्टली अगर कहेंगे तो हम लोग 7.4 कह देते हैं, 7.4 कह देते हैं। लेकिन अगर रेंज की बात की जाएगी तो पीएच का रेंज कितना होता है? 7.3 से 7.45 के बीच में होता है।
एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो 7.4 भी आप कह सकते हैं, वो काम आपका चल जाएगा। टेस्ट कैसा होता है इसका, जीभ पे लगाएंगे चाटेंगे तो कैसा लगता है, ब्लड आपका नमकीन लगता है, सॉल्टी होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है, तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 1 डिग्री ब्लड का टेम्परेचर ज्यादा होता है क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन्स इंटरनल बॉडी में बहता है। तो ब्लड का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर हो जाता है। डिग्री सेल्सियस बात करेंगे तो 38 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमारे ब्लड का होता है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, कितना ये गाढ़ा है। इसमें विस्कस मतलब कितना गाढ़ा है ये, तो ये पानी से 3 से 4 गुना गाढ़ा हो जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है। प्रोटीन जब होने से क्या हो जाता है, ये गाढ़ा हो जाता है, ब्लड से 3 to 4 टाइम्स जो होता है वो गाढ़ा होता है। और वॉल्यूम की बात करें तो नॉर्मल व्यक्ति में, एडल्ट में 5 to 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। ये ब्लड का प्रॉपर्टी है, इसको हमको ध्यान में रखना है। अब बात आती है यहां पर जो हमको ध्यान देना है कि ब्लड में होता क्या क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। अगर हम ब्लड को किसी के शरीर से निकालते हैं और एक मशीन होती है जिसको सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है, उसमें करते क्या है, वो इलेक्ट्रिक से चलती है, गोल गोल राउंड सा होता है, उसमें खांचे बने होते हैं, तो ब्लड को निकाल करके हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उस टेस्ट ट्यूब को उस सेंट्रीफ्यूज में फिट कर देते हैं, फिर प्लग ऑन करते हैं, वो पूरा घूमने लगता है और घूमता रहेगा, सेंट्रीफ्यूज होने लगेगा। सेंट्रीफ्यूज जो होता है वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है, चीजों को सेपरेट करता है। जैसे जो गांव में मथानी से जो दही को क्रीम, दूध से जो क्रीम निकालते हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। वॉशिंग मशीन जो होती है उसी सेंट्रीफ्यूज पे काम करता है। तो इसमें क्या करते हैं, ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ब्लड में 2 पार्ट निकल के चले आते हैं। ब्लड में 2 पार्ट, एक पार्ट जो होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, वो हल्का सा पीले रंग का होता है। ऊपर आपको दिख रहा है यहां पर, प्लाज्मा जो होगा वो क्या होगा, हल्के से पीले रंग का होता है। कैसा होगा, येलो कलर का होगा। कैसा होगा बेटा, ये येलो कलर का। आपको ये वाला पोर्शन क्या दिख रहा है आपको, येलो कलर का। और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको क्या कह देते हैं, फॉर्म्ड सेल्स कह देते हैं। फॉर्म्ड सेल्स कह देते हैं जो नीचे बसता है। ये फॉर्म सेल्स में 3 तरह की सेल्स होती हैं, एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है और एक प्लेटलेट्स होता है। तो अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो ब्लड में 4 चीजें हो गई। एक तो प्लाज्मा हो गया जो लिक्विड पोर्शन होता है, ये टोटल ब्लड का 55% होता है और 45% में ये तीनों होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। ये तीनों मिलकर कितना बनाते हैं, 45% ब्लड का होते हैं। तो जब आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ऊपर वाला जो लिक्विड वाला पार्ट है 55% वो लिक्विड फॉर्म में होगा और नीचे वाला क्या होगा, ये रेड कलर का, ये फॉर्म सेल्स होती हैं। इसमें 3 तरह की सेल्स हो जाती हैं, रेड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो मोटा मोटा बात करें तो ब्लड में 4 चीजें होती हैं, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको समझाया गया है ब्लड के, तो आपका प्लाज्मा हो गया 55%, दूसरा क्या होता है, सेलुलर एलिमेंट्स भी कह देते हैं इसको फॉर्म्ड सेल्स भी कहते हैं। क्या कह देंगे, फॉर्म्ड सेल्स कह देते हैं। इसको हमको ध्यान में रखना है। ये 45% होता है। इसमें 3 तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इरिथ्रो मीन्स क्या होता है बेटा, इरिथ्रो मीन्स होता है रेड होता है। और डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग कह देते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मीन्स होता है कलरलेस, यानी कि वो व्हाइट होगा, कलरलेस होगा, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो का मतलब होता है जो ब्लड क्लॉट करे।
तो इस तरह से ब्लड में दो पार्ट हो गए, एक प्लाज्मा हो गया, एक सेलुलर एलिमेंट्स हो गए। सेलुलर एलिमेंट्स के तीन पार्ट हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। यहां पे आपको ध्यान देना है, एक चीज और ध्यान देगा, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझको जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। जब सब सो जाएंगे तब तुमको उठ करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुमने बड़े सपने देखे, और जब बड़ा सपना देखा है तो तुमको दिन रात खुद से लड़ना भी होगा, अगर सपने को आप प्राप्त करना चाहते हो। तो इसलिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, तभी आप उस लक्ष्य को पाओगे। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? तुम बच्चों की तरह, लोग तो किसी को कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदल जाएं तो लोगों के बोल बदल जाते हैं। आज आपसे कहेंगे कहां फंसे हो, क्या कर रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, लेकिन जब आप लगातार लगे रहेंगे और आपको चीजें मिल जाएंगी, फिर आप लोगों के बोल बदल जाएंगे। कहेंगे मुझे तो पहले से पता था कि वो आप बेहतर करोगे, मुझे तो पता था कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, लेकिन शुरुआत में वो लोग आपको परेशान करेंगे। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तब आपसे यही कहा जाएगा कि आप गॉड गिफ्टेड हो, आपका लक बहुत अच्छा था, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन आपने कितनी एड़ियां रगड़ी हैं, आपके पैरों में, तलवे में कितने छाले हैं, ये आपसे कोई नहीं देखेगा। तो हमको अपनी मेहनत करनी है और हमको अपने लक्ष्य पे पहुंचना है, दूसरों की परवाह नहीं करनी है। अब बात आती है कि एग्जैक्टली जो ब्लड के दो पार्ट थे, एक प्लाज्मा और एक फॉर्म सेल्स। तो प्लाज्मा एग्जैक्टली क्या होता है? तो प्लाज्मा मैंने आपको बताया कि ये येलो, पेल येलो रंग का होता है, हल्का पीला रंग का होता है, लिक्विड पार्ट होता है। इसमें सेलुलर एलिमेंट्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। मैंने आपको यहां बताया था, इसको आप फिर से देखिएगा। अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज ना करें, अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज नहीं करते, तो इसमें क्या होता? इसमें आपके क्या होते? ये आपका प्लाज्मा होता, ये आपके प्लाज्मा आपको ऐसे दिखाई देता, आपको ऐसे। इसमें ना आरबीसी दिखता, ना डब्ल्यूबीसी दिखता, ना प्लेट दिखते, ये आपको केवल प्लाज्मा दिखता। इसी में आपके जो फॉर्म सेल्स हैं वो क्या होते? वो इसी में आपके सस्पेंडेड होते हैं। तो एग्जैक्टली बिना सेंट्रीफ्यूज किए ब्लड में केवल हमको प्लाज्मा दिखता है, और वो उसमें ही जो जितने भी आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। लेकिन जब हम सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं तो वो सारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो अगर पूछा जाए कि आपके जो फॉर्म सेल्स हैं, यानी कि जो आपके सेलुलर एलिमेंट्स हैं, वो सस्पेंशन, वो कहां पे सस्पेंड होते हैं? तो आप बताएंगे वो प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं, और सेंट्रीफ्यूज के द्वारा उनको अलग किया जाता है। एग्जैक्टली जो प्लाज्मा निकलेगा वो पेल येलो कलर का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। आज देखेंगे आप लोग, कोरोना जो इनको हो जाता है उनको प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, दूसरे का प्लाज्मा। जो लोग कोरोना वायरस, कोविड-19 से सही हो गए हैं अपने आप या ट्रीटमेंट से, तो उनके ब्लड में कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं। वो एंटीबॉडी कहाँ होते हैं? प्लाज्मा में ही होते हैं। तो अगर किसी सही हुए व्यक्ति का कोरोना वायरस के से सही होने के बाद उस व्यक्ति का अगर प्लाज्मा निकाल करके किसी दूसरे व्यक्ति को डोनेट किया जाए, तो उसका भी कोरोना वायरस वहां से खत्म हो जाता है। ऐसा अभी तक माना जा रहा था कि ये हेल्प करेगा, लेकिन अभी गाइडलाइन आई है तो उसमें कहा गया है कि प्लाज्मा से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। उसके कई कारण हैं। ये एकदम से कह देना कि प्लाज्मा से बेनिफिट नहीं हो रहा है, सही नहीं होगा, उसमें बहुत सारे रीजंस हैं जो सरकार और जो हमारा जो सिस्टम है उसने कई चीजों को देखा है, इसके बाद निर्णय लिया है कि प्लाज्मा को कोविड-19 के लिए यूज नहीं किया जाएगा, वो कारगर नहीं है। तो प्लाज्मा में ही एंटीबॉडीज होते हैं। हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज बनते हैं सब कहां पर होते हैं? वो सब प्लाज्मा में ही होते हैं, और वहीं से वो एक्शन लेते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। प्लाज्मा में एग्जैक्टली क्या क्या होता है?
प्लाज्मा में लगभग 91.5% आपका वाटर होता है। प्लाज्मा में लगभग 91.5% वाटर होता है और 7 to 8% प्रोटीन होता है। 7 to 8% प्रोटीन्स होते हैं और लगभग 1 to 1.5% इसमें अदर सोल्यूट्स होते हैं। तीन चीजें होती हैं, वाटर होता है प्लाज्मा में सबसे ज्यादा, प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन होती है प्लाज्मा में, और अदर सोल्यूट्स होते हैं। तीन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। ये तीनों प्रोटीन जो होती हैं वो प्लाज्मा में पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाई जाती है वो कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन, अबंडेंट प्रोटीन। सबसे मैक्सिमम प्रोटीन जो ब्लड में पाई जाती है वो एल्ब्यूमिन होती है और ये ऑस्मोटिक रेगुलेशन में काम करती है। सेल में, बॉडी में जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने में काम करता है। ग्लोबुलिन जो होता है ये इम्यूनोग्लोबिन बनाता है, यानी कि डिफेंस में काम करता है। और फाइब्रिनोजेन जो होता है ये प्रोटीन आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो तीनों का अलग अलग फंक्शन है। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सोल्यूट में बात करेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे ब्लड में वो सब प्लाज्मा में ही होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, ये सारे कहां पर होते हैं? ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स आयन प्लाज्मा में इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूट होते हैं। गैसेस बहुत सारी होती हैं, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, ये भी कहां होते हैं? ये प्लाज्मा में ही डिसॉल्व होते हैं। ये प्लाज्मा होते हैं मेनली तो ये हीमोग्लोबिन के थ्रू और बाई कार्बन के थ्रू जाएंगे, लेकिन कैरी कौन करेगा इनको? प्लाज्मा के थ्रू ही जाएंगे। जो भी हम खाना खाते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड्स होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब हमारे ब्लड प्लाज्मा में रहते हैं। जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कहाँ पे होते हैं? ये सब हमारे प्लाज्मा में ही होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट कहां पर होते हैं? ये भी हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इनको हमको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है। प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है? तो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे वाटर 91% के आसपास होता है, ये एब्जॉर्ब्स का काम करता है, एब्जॉर्बेंट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और रिलीज करता है हीट को, और साथ में ये पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करने का काम करता है। एल्ब्यूमिन हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है। ग्लोबुलिन्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म काम करते हैं। जो एंटीबॉडीज वगैरह होते हैं वो सब किसके बने होते हैं? वो सब इम्यूनोग्लोबिन्स वगैरह जो होते हैं वो आपके ग्लोबुलिन प्रोटीन के ही बने होते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। फाइब्रिनोजेन, जब हम कट जाते हैं तो फाइब्रिनोजेन को जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में, और फाइब्रिन फिर फाइब्रिन फाइबर बनाता है, उसके बाद उसका नेटवर्क बनता है और ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है और खून का बहना बंद हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसमें आयंस जो होते हैं वो पीएच को बफर करने का काम करते हैं, एसिड बेस को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये सारे फंक्शन आपके प्लाज्मा के अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनका अलग अलग काम होता है। अभी तो ये शुरुआत है, जब आप चीजों को और समझेंगे और अपनी तैयारी को और आगे ले जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और समझ में आएंगी और आपको आगे इसी को धीरे धीरे कंटिन्यू करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करना है। क्योंकि मरम्मत चल रही है जिंदगी की जनाब, उठेंगे जल्द ही बड़ा तूफान लेकर। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जिंदगी की मरम्मत कर रहे हैं। अभी तो उठेंगे और तूफान लेकर के उठेंगे। जिंदगी में जो भी करना है खुदा के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। तो हमको अगर किसी को अगर हमें मिट्टी में मिलाना है तभी वो अपने कंधे पे उठाएगा, वैसे कंधे पे उठाने कोई नहीं आएगा। तो जिंदगी में जो भी करना है उसको अपने खुद के भरोसे पे करना है, अपने दम पे करना है। लोगों के भरोसे पे रहोगे तो लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना होता है। तो
आप सोच लीजिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कि आपको अपने बल पर तैयारी करनी है, आपको चीजों को धीरे धीरे समझ करके आगे की ओर बढ़ना है। तब आप अच्छे से जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार करना है, और हम लोगों के साथ अगर आप रहोगे तो धीरे धीरे आप उस पायदान पे पहुंचोगे जहां से आपको लक्ष्य को हासिल करने में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। एक ही रास्ते चलोगे, आपको देख रहे 5 लाख 7 लाख 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से 700 800 900 लोगों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि सीटें उतनी हैं। आपको 5-7 लाख में से 900 लोगों में से आपको लाके रोकना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कुछ अलग करना है। अगर आपको आईएएस बनना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। भीड़ साहस तो देगी आपको, लेकिन आपकी पहचान छीन लेगी। तो आपको अपने दम पे काम करना है, भीड़ से हट के काम करना है। भीड़ के साथ चलोगे तो आप भीड़ में छिप जाओगे, आपकी खुद की पहचान छिप जाएगी। और भीड़ में अगर नहीं चलना है तो आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, और आईएएस बनना है और ऑफिसर बनना है। आप सभी आपके सामने नतमस्तक होंगे। बात आती है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। मैंने बताया था अभी आप लोगों को, इसका एक नाम और क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, रेड कलर से होता है, और साइट्स मतलब क्या होता है, सेल्स होती हैं, तो जो रेड सेल्स हो जाती हैं। तो ये रेड कलर की होती है, जिसका नाम क्या रख दिया गया, इरिथ्रोसाइट्स। इसको रेड ब्लड सेल्स या शॉर्ट में आरबीसी कहा जाता है। कभी देखा है आप लोगों ने आरबीसी को? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होती है। इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से इसको आप देख सकते हैं। इसका जब शेप देखा गया तो ये सर्कुलर बाई कॉनकेव होता है, यानी कि ये कॉनकेव होता है। ये कॉनकेव मतलब क्या होता है, बीच में धसा हुआ होता है, जैसे आपकी बालूशाही होती है। बालूशाही आपने खाया होगा, तो बालू या पेड़ा जो होता है, पेड़े में क्या होता है, बीच में दबा हुआ होता है और चारों तरफ से उभरा हुआ होता है। तो आरबीसी कुछ ऐसी होती है, बीच में दबी होगी और चारों तरफ से क्या होगी, उभरी हुई होगी। तो ये सर्कुलर बाई कॉनकेव होती है। और सबसे अहम बात जो इसके लिए है जाननी है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉन न्यूक्लियड होता है। याद रखिएगा कि हम लोगों की आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दो ऐसे मैमल्स हैं, मैमल्स में यानी कि जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है आरबीसी में। दो एनिमल्स को छोड़ करके उनके आपको याद रखना है, एक्सेप्ट एक आपका कैमल, ऊंट, कैमल में होता है, और एक होता है लामा। तो लामा और कैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हम लोगों की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। हम लोगों का आरबीसी कैसा होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। साइज की बात की जाएगी तो बहुत छोटा होता है, 7 से 8 माइक्रोमीटर के आसपास इसका डायामीटर होता है। डायामीटर की बात करेंगे तो कितना होगा, ये सेंटर से इसके 7 to 8 माइक्रोमीटर। और इसकी अगर हम थिकनेस नापेंगे, ये थिकनेस, तो ये और कम हो जाता है, 2.5 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। डायामीटर इसका जो होता है वो 7 to 8 नैनोमीटर, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 2.5 नैनोमीटर। इसका कलर जो होता है रेड होता है। रेड कलर होने के पीछे रीजन क्या है, इसका कलर रेड क्यों होता है? तो बेटा ध्यान रखिएगा कि इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। यही पिगमेंट क्या करता है, ब्लड आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो अगर पूछ ले कि रेड कलर किस लिए होता है, तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन की वजह से। तो आरबीसी रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो वो आयरन होता है। तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आयरन। और आयरन का कौन सा फॉर्म, फेरस फॉर्म, Fe++। ये क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है।
और ये हीमोग्लोबिन कहाँ होती है? आरबीसी में होती है। इसलिए आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। तो रेड कलर ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन पिगमेंट एंड हीमोग्लोबिन पिगमेंट कंटेन फेरस आयन, इसलिए उसका कलर क्या हो जाता है? रेड होता है। इसको आपको ध्यान में रखना। अगर हम काउंट करते हैं कि कितना होना चाहिए हमारे बॉडी में, आरबीसी होना कितना चाहिए, तो एडल्ट मेल में और एडल्ट फीमेल में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो एडल्ट मेल में आरबीसी ज्यादा होते हैं और एडल्ट फीमेल में आरबीसी कम होते हैं। तो अगर हम एडल्ट मेल की बात करते हैं तो उसमें 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर, एक माइक्रोलीटर ब्लड में 5.4 मिलियन आरबीसी होते हैं एडल्ट मेन में, और एडल्ट वीमेन में बात करें तो 4.8 मिलियन आरबीसी 1 माइक्रोलीटर। यानी एक बूंद खून बात करें, एक ड्रॉप ब्लड की बात करेंगे, अगर हम लोग एक ड्रॉप ब्लड की बात करेंगे तो उसमें कितना हो जाएगा? 5.4 एडल्ट में और 4.8 एडल्ट फीमेल में हो जाएगा। बहुत ज्यादा संख्या हो गई। अगर कंपैरिजन किया जाए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा आरबीसी होते हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं, सबसे कम जो होते हैं वो डब्ल्यूबीसी होते हैं। सबसे कम कौन होंगे? ध्यान रखिएगा कि हमको अपने आप को मन से नहीं हारने देना है। जो मन से हार गया वो उसको तो कोई जिंदगी में इज्जत भी नहीं जिता सकता। कहा गया है कि मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी मत हारना। जिस दिन आप मन से हार गए, समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु हो गई, आपकी डेथ हो गई, आपने इस जीवन को त्याग दिया, इस संसार को आपने त्याग दिया। इसलिए कभी मन से हार नहीं मानना। लड़ाई से हार मान लेना, चैलेंजेस से आप हार मान लेना, लेकिन कभी भी अपने को मन से मत हारना कि हम ये नहीं कर सकते या हम ये अब क्या होगा हमारे लाइफ में। ये अगर आपके जीवन में आ गया, समझ लीजिए आपकी डेथ हो गई, फिर आपको दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है हमेशा। जब तक आप जिंदा हैं तब तक अपने आप के मन को नहीं मारना। कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मैदान में हारा हुआ, युद्ध में हारा हुआ व्यक्ति दोबारा से प्रयास करके, दोबारा अपने आप को तैयार करके, युद्ध का मतलब यहाँ पर क्या है? आपका एग्जाम है। एग्जाम में अगर एक बार हार गए, 2 बार हार गए, तो उससे अपने मन को नहीं हारने देना है। एग्जाम में आपको फिर बैठना है, नई तैयारी के साथ बैठना है, नए जोश के साथ बैठना है, जब तक कि आपको अपना टारगेट न मिल जाए। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन होता है, 120 डेज। यानी कि जो आरबीसी आज हमारी बॉडी में बनेगी वो 120 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। आरबीसी का जीवन काल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, 120 डेज होता है। आरबीसी की जो बनने की जो प्रोसेस होती है, जो मैकेनिज्म है, उसको इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस? तो इरिथ्रोपोइसिस द मैकेनिज्म ऑफ आरबीसी सिंथेसिस इनसाइड द बॉडी। शरीर के अंदर आरबीसी के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? आरबीसी के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अब बात आती है कि ये इरिथ्रोपोइसिस हमारी बॉडी में कहां पर होती है। तो हर एज में इरिथ्रोपोइसिस की जो जगह है वो लगभग अलग अलग है। जैसे जब बच्चा फीटस की अवस्था में यानी कि यूट्रस में होता है, मां के गर्भ में होता है, उस समय आरबीसी उसके लिवर में और स्प्लीन में बनता है। ये ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब बच्चा मां के गर्भ में होगा तो फीटस के फॉर्म में जब होगा तो उसमें आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स कहां बनेंगी? तो उसके लिवर में बनता है बच्चे के, और उसके स्प्लीन में बनता है। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 5 साल तक,
5 साल तक जो बच्चे का जो आरबीसी होता है वो बोन मैरो में बनता है और लगभग सभी हड्डियों में बनता है। सभी हड्डियों की जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो क्या होता है? हड्डियां जो होती हैं, हड्डियों के बीच में क्या होता है? खोखला जगह होती है, हॉलो स्पेस होता है। हॉलो स्पेस में एक केमिकल भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, इसी को बोन मैरो कहते हैं। हिंदी में इसको अस्थि मज्जा कहते हैं। तो 5 साल तक बच्चे में ब्लड का निर्माण उसके बोन मैरो और लगभग सभी हड्डियों के बोन मैरो में होता है, लगभग सभी हड्डियों के बोन मैरो में होता है। लेकिन जब वो बड़ा एडल्ट हो जाता है तो एडल्ट में रेड बोन मैरो जो होती है, लंबी जो हमारी बोन्स होती हैं, हिप वाली बोन हो गई, ब्रेस्ट की जो बोन हो गई, जो रिब्स वगैरह हो गई, रिब्स हो गई और हिप की बोन हो गई, और आपकी जो लंबी वाली बोन से आपकी फीमर हो गई, इनमें जो रेड बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो दो तरह की होने लगती है। जब एडल्ट में आप पहुंचते हैं तो आप में बोन मैरो दो तरह की हो जाती है, एक रेड बोन मैरो और एक आपका व्हाइट बोन मैरो। व्हाइट बोन मैरो का मतलब क्या है कि उसमें फैट का डिपोजिशन होने लगता है। तो एडल्ट में रेड बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है, वो भी लंबी हड्डियों में, हिप बोन में, ब्रेस्ट बोन में और रिब्स में इनका फॉर्मेशन होता है। इनको आपको ध्यान रखिएगा। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी ज्यादा बन जाती है, यानी कि आरबीसी का कंसंट्रेशन अगर बॉडी में ज्यादा हो जाता है, तो उसको एक क्लिनिकल टर्म दिया गया है। उस क्लिनिकल टर्म का नाम दिया गया है पॉलीसाइथीमिया। तो व्हाट डू यू मीन अबाउट पॉलीसाइथीमिया? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी या व्हेन द नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज इन द बॉडी या इंक्रीज इन द ब्लड, ब्लड में जब आरबीसी का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। इसको हमको ध्यान रखना है। क्या कहेंगे? पॉलीसाइथीमिया कहेंगे। और अगर आरबीसी का संख्या कम हो जाती है, नॉर्मल से अगर आरबीसी के नंबर्स कम हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? इरिथ्रोपीनिया कहा जाता है। इरिथ्रोपीनिया कहते हैं, इरिथ्रोपीनिया। इसको एनीमिया भी कह देते हैं। अगर आरबीसी का काउंट कम हो गई है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? इरिथ्रोपीनिया भी कह देते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या कह देंगे उसको? इरिथ्रोपीनिया कह देंगे। बात आती है फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का काम क्या होता है? तो आरबीसी का काम एग्जैक्टली होता है कि लंग्स से ऑक्सीजन को ये लेता है और जितनी भी बॉडी टिश्यू हैं, हाथ, पैर, नाक, लिवर, किडनी, गुर्दा, जो भी हमारी बॉडी के पार्ट हैं, उन सब तक ऑक्सीजन की सप्लाई करना। यानी कि हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन है। हमने इनहेल किया यानी कि सांस लिया तो O2 कहाँ आ जाता है? लंग्स में आ जाता है। अब लंग्स से O2 कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। और ब्लड क्या करता है? इस O2 को पूरी होल बॉडी टिश्यू में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जो आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन को लंग्स साइड से पूरी बॉडी टिश्यू साइड तक लेकर के जाने का काम करता है। इसके बाद क्या होगा कि अब हर टिश्यू में क्या होता है? ऑक्सीजन यूज होता है, ग्लूकोज टूटता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वो भी जहरीला है, तो उसको बाहर वापस लाना है। तो ये क्या करता है? वहां पर टिश्यू में आते समय खाली नहीं आता है, जब आता है आप वापस तो वो CO2 को लेकर के आता है। तो लंग्स से टिश्यू तक O2 को लेके जाता है और टिश्यू से लंग्स तक CO2 को वापस लेकर के आता है। तो दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता है। ऑक्सीजन को ये कहां से कहां ले जाता है? आरबीसी ऑक्सीजन को टिश्यू से लंग्स से पूरे ऑर्गन टिश्यू तक लेकर जाता है और CO2 को टिश्यू से लंग्स तक लेकर के आता है। नॉर्मल जो ब्लड कंटेंस होता है उसमें 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए पर 100 ml ब्लड में। यानी कि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो नॉर्मली 13 से 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड में होनी चाहिए।
और एक आरबीसी के अंदर लगभग 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के होते हैं। एक आरबीसी के अंदर सोच लीजिए, एक आरबीसी के अंदर लगभग 250 मिलियन आरबीसी होते हैं और एक मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन का है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। आप सोच लीजिए कितना बेसिक लेवल पर, कितने माइक्रो लेवल पे जाके बॉडी के अंदर काम हो रहा है। हमारी बॉडी में 4.5 मिलियन, एक ड्रॉप ब्लड में 4.5 मिलियन आरबीसी होते हैं और एक आरबीसी में 2.5 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं और एक हीमोग्लोबिन क्या करता है, 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो एक बार में सोच लीजिए कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में जाते होंगे। कल्पना कर सकते हैं आप, इतने माइन्यूट लेवल पर काम होता है। तो इस तरह से हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे। अभी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे अगली क्लास में। आज हम लोग इसी बात से सेशन को समाप्त करेंगे कि आहिस्ता चले जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाने बाकी हैं, कुछ फर्ज निभाने बाकी हैं। आज इसी के साथ हम लोग इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।